नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए बलात्कारी भूत की कैंची पार्ट 2 लेकर आया हूँ। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर सुन लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दूसरी तरफ मनाली के कमिश्नर ऑफिस में हलचल तेज हो चुकी थी। किशोरी लाल के राजनीतिक रुख ने अपना रंग दिखा दिया था। रोहन का कमिश्नर ने तबादला किया और केस में कुछ खास नहीं कर पाने के लिए फटकार लगाई और उसका तबादला दूसरे इलाके में कर दिया। कमिश्नर ने फोन पर किसी से बात की और थोड़ी ही देर में एक नौजवान ने कमिश्नर के ऑफिस की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उसके कसरती बदन पर पुलिस की खाकी वर्दी खूब जम रही थी और आंखों पर काले ग्लास शोभा बढ़ा रहे थे। कंधे पर सितारे उसकी रैंक सीनियर इंस्पेक्टर दर्शा रहे थे। छाती पर लटके बिल्ले पर उस युवक का नाम शान से दर्ज था, हर्ष सिंह रावत। इंस्पेक्टर हर्ष के कैबिन में आते ही कमिश्नर ने उसे भवानीपुर में पोस्टिंग की जानकारी दी और साथ ही हॉस्टल मर्डर केस की फाइल सौंपते हुए कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि हर्ष इस केस में सफलता हासिल करेगा, क्योंकि उसका करियर रिकॉर्ड शानदार था और ऐसे कितने अजीब केस वो सुलझा चुका था। अपने करियर के कम समय में ही उसने पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी अलग पहचान बनाई थी। हर्ष पोस्टिंग का ऑर्डर और फाइल लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। यहाँ हर्ष के घर पर बॉलीवुड के गाने की तेज आवाज बाहर तक आ रही थी। अंदर कमरे में एक 20 साल की लड़की मस्त होकर इन दोनों पर थिरकती जा रही थी। उसने एक येलो कैप, टॉप और जींस पहन रखी थी। हाथ में लाल चूड़ियां थी जो थिरकते वक्त आपस में टकराकर खनक रही थी। माथे पर लाल बिंदी और मांग का सिंदूर उसके चेहरे की शोभा बढ़ा रहे थे। उसे देखते ही कोई भी समझ सकता था कि उसकी अभी नई नई शादी हुई है। उस लड़की की सबसे खास बात थी उसके चेहरे की प्यारी सी मुस्कान, जो कोई मुरझाया हुआ फूल भी अगर देख ले तो फिर से खिल उठे। इसलिए उस लड़की का नाम उसके माँ बाप ने उसके चेहरे की इसी खूबी को देखते हुए मुस्कान ही रख दिया था, क्योंकि इससे बेहतर उसका कोई और नाम हो भी नहीं सकता था। मुस्कान की शादी पिछले महीने ही हर्ष से हुई थी और वो दोनों पुलिस क्वार्टर में अकेले ही रहते थे। हर्ष के माँ बाप शिमला में अपनी पुश्तैनी घर को छोड़ने को राजी नहीं थे, इसलिए दोनों को अकेले ही यहाँ रहना पड़ रहा था। हर्ष ने घर आते ही डोर बेल बजाई, तब कहीं मुस्कान का थिरकना बंद हुआ और वो म्यूजिक प्लेयर ऑफ कर दरवाजा खोलने दौड़ पड़ी। अंदर आते ही हर्ष ने मुस्कान को अपनी बाहों में भर लिया और उसके गाल पर एक चुम्बन ले लिया। मुस्कान पीछे हो गई क्योंकि उसे हर्ष की दाढ़ी चुभ रही थी। हर्ष को दाढ़ी रखने को मुस्कान ने ही मनाया था, क्योंकि मुस्कान को लगता था कि बिना दाढ़ी हर्ष छोटा बच्चा जैसा लगता है। जब हर्ष दाढ़ी सेव करता तो मुस्कान उसे न्यू ब्राउन बेबी बोलकर चिढ़ाती। हर्ष ने फ्रेश होते ही भवानीपुर ट्रांसफर की बात मुस्कान को बताई और कहा कि उसने सुना है ये जगह बहुत ही सुंदर है, तो इसी बहाने उन दोनों का हनीमून भी हो जाएगा, क्योंकि शादी के बाद ड्यूटी के कारण दोनों कहीं घूमने भी नहीं जा पाए थे। हनीमून का नाम सुनते ही मुस्कान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो मन ही मन बहुत खुश हुई और जाने की तैयारी में जुट गई, क्योंकि उन्हें दूसरे दिन सुबह होते ही निकलना था। हर्ष और मुस्कान दोनों अपने आने वाले खूबसूरत पलों के सपने देखते हुए तैयारी में व्यस्त हो चुके थे, पर उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी कि भवानीपुर में कितनी बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। इधर हॉस्टल में हो रही घटनाओं ने वार्डन सुशीला को यहाँ रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा की चिंता हो रही थी
उन्होंने सबको सख्त हिदायत दी थी कि शाम 5 बजे के बाद चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी हॉस्टल के बाहर कदम नहीं रखेगा। सबको ये समझाने के बाद वो अपने कमरे में आई और किसी को फोन मिलाकर गंभीर चर्चा में व्यस्त हो गई। आज सुबह गांव वालों ने भी अपनी जनसभा बुलाई थी और सभी ग्राम वासियों को उस शैतानी शक्ति से सावधान रहने को कह दिया था। उन सभी ने भी शाम के वक्त किसी को जंगल की तरफ न जाने की रोक लगा दी। शाम ढलते ही इंस्पेक्टर हर्ष और मुस्कान भवानीपुर को निकलने को तैयार थे। उनके इस घर से भवानीपुर काफी दूर था और अगर वो शाम को ही निकलते तो कल सुबह तक भवानीपुर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हर्ष को कल ही पुलिस स्टेशन का चार्ज लेना था। इसलिए उन्हें शाम के वक्त ही निकलना पड़ा। उन दोनों का सारा सामान टेम्पो से पहले ही जा चुका था, इसलिए दोनों इंस्पेक्टर हर्ष की बुलेट पर ही भवानीपुर के लिए निकल पड़े। चंद्रमा की रोशनी हॉस्टल और जंगल को अपनी आगोश में ले चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और वातावरण में अजीब सा भारीपन छा चुका था। अचानक जंगल के बीच से भेड़ियों की तेज गुर्राने की आवाज ने रात की शांति को चीरकर रख दिया। इन्हीं आवाजों के बीच एक इंसानी चीख रह रहकर सुनाई पड़ जाती। इस चीख से महसूस हो रहा था कि जैसे कोई बहुत तड़प में है। ये चीख एक बड़े से जामुन के पेड़ के पास से आ रही थी, पर दिखाई कोई नहीं दे रहा था। अगर कुछ दिख रहा था तो बस पेड़ के तने के बीच घुसी हुई एक बड़ी साइज की पुरानी कैंची, जिससे लगातार लाल खून टपक रहा था। ये चीख गांव वालों ने भी सुनी थी। उनके लिए ये आम बात थी। वो सब समझ गए कि आज उस शैतान को कोई भी शिकार नहीं मिला है, इसलिए वो तड़प रहा है और ऐसी भयानक तरीके से चीख रहा है। इधर हर्ष और मुस्कान भवानीपुर को आने वाले रास्ते में आगे बढ़ रहे थे। पूरा रास्ता पहाड़ों से घिरा हुआ था और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था। इस खूबसूरत रास्ते पर हर्ष की बुलेट दौड़ती जा रही थी। दोनों काफी आगे निकल आए थे। लगातार बाइक चलाते हुए हर्ष को थकान हो रही थी और मुस्कान को भी प्यास लग रही थी, इसलिए हर्ष ने थोड़ी देर आराम करने की सोची। उस सड़क से थोड़ी दूर सड़क से लगे जंगल में अंदर की तरफ एक साफ सुथरी जगह दिखी तो उसने बाइक को उस जगह घुमाकर उस जगह आकर रोक दी। वो मुख्य सड़क से थोड़े अंदर की तरफ थे, इसलिए सड़क से अगर कोई गुजरता भी तो उन दोनों को नहीं दिख पाता। मुस्कान ने अपनी पीठ पर टंगे हुए बैग से एक छोटी सी चटाई निकाली और उसे जमीन पर बिछाकर दोनों उस पर बैठ गए। उस जगह को चांद की मध्यम रोशनी ने रोशन किया हुआ था। इस सुंदर जगह और एकांत को देखकर मुस्कान के मन में एक बात सूझी और वो हर्ष से बोल पड़ी। हर्ष, तुमने ही कहा था कि ये हमारा ड्यूटी के साथ हमारा हनीमून भी होगा। हाँ, कहा तो था, पर तुम्हें अभी से हनीमून शुरू करना है क्या? हर्ष ने हंसकर कहा। ये सुनकर मुस्कान शर्माती हुई बोली, हाँ, घर के बाहर निकलते ही हमारा हनीमून शुरू हो गया था। मेरा तो एक खास सपना था हनीमून के लिए और इस जगह को देखकर सोच रही हूँ कि मौका अच्छा है, क्यों ना मैं वो सपना आज पूरा कर ही लूँ। अरे ऐसा कौन सा सपना है तुम्हारा? हर्ष ने मुस्कुराकर छेड़ते हुए पूछा। हनीमून पर अपने पतिदेव के साथ खुली जगह पर बियर पीने का। मुस्कान अपने बैग से विलायती बियर की एक बोतल निकालती हुई बोली। मैडम पूरी तैयारी के साथ आई हुई हैं, हर्ष ने बोतल को देखते हुए कहा। फिर दोनों प्रेमी बियर के नशे में खोते चले गए और एक दूसरे से नजर मिलाए 2-4 पैग पी डाले। दोनों पर बियर के साथ एक दूसरे का प्यार का नशा छा चुका था। मुस्कान ने अपनी नशीली आंख हर्ष पर डाली और उसे अपनी बाहों में भर लिया। हर्ष के गालों को चूमकर मुस्कान ने अपना ये सपना पूरा करने में साथ देने के लिए धन्यवाद किया। कुछ देर दोनों एक दूसरे में खोए वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद हर्ष ने चलने को कहा तो मुस्कान बोल पड़ी, मेरा एक और सपना अभी पूरा करना है। एक और सपना? हर्ष ने हैरानी से पूछा। आज बुलेट आपकी वाइफ चलाएगी, मुस्कान ने बेफिक्री से अपनी इच्छा जाहिर की। हर्ष उसे मना करने लगा और कहने लगा कि एक तो नशे में है और उसे बाइक चलाने कहाँ आती है। ऐसे में बुलेट जैसी भारी बाइक को संभालना
मुस्कान के लिए मुश्किल होगा। इस पर मुस्कान ने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा कि उसने मायके में बहुत बार बुलेट चलाई है और वो बाइक को हैंडल कर लेगी। कोई रास्ता ना देखकर हर्ष मान गया। मुस्कान ने आगे बैठ बाइक संभाली और हर्ष उसके पीछे बैठ गया। दोनों फिर भवानीपुर के लिए आगे निकल गए। मुस्कान अपने दोनों सपने पूरे होने पर बहुत खुश थी। वो आराम से बाइक दौड़ाती जा रही थी। सुबह होते ही दोनों भवानीपुर पहुंच गए और वहां गांव के कुछ लोग, जिनमें किशोरी लाल भी थे, उनका स्वागत सत्कार किया। दोनों के रहने का इंतजाम किशोरी लाल ने अपने गेस्ट हाउस में करा दिया, क्योंकि सरकारी मकान की मरम्मत का काम चल रहा था। ये गेस्ट हाउस जंगल के और हॉस्टल के पास ही था, पर उस इलाके से थोड़ा अलग हटकर था। उसके कमरे से हॉस्टल की इमारत दूर की झलक दिखाई पड़ रही थी। मुस्कान को कमरा काफी पसंद आया और वो अपने सामान को व्यस्त करने में लग गई। हर्ष ने आते ही थाने का चार्ज संभाल लिया और केस की फाइल पढ़ने के साथ थाने के सिपाहियों से भी दोनों मर्डर के संबंध में जानकारी ली। उसका इरादा अपने पिछले सभी केसों की तरह इस केस को भी जल्दी से जल्दी सुलझाने का था, पर उसे इस बात की खबर नहीं थी कि यहाँ उसका सामना किसी तरह की शैतानी शक्ति से होने वाला था। इंस्पेक्टर हर्ष फाइल देखने के बाद हॉस्टल की ओर चले गए। वहां पहुंचकर उसने वार्डन से पूछताछ की तो उसने बताया कि दोनों मर्डर के समय किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी थी, ना किसी ने कुछ अजीब देखा था। सारा घटनाक्रम रात को हुआ था और उन्हें सुबह इनकी जानकारी मिली। हॉस्टल के बारे में पूछने पर पता चला कि हॉस्टल और कॉलेज को अब दिव्या कटारिया, जो कि लंदन में रहती हैं, वो मैनेज करती हैं। दिव्या गुलाबचंद कटारिया की इकलौती बेटी हैं। उनकी मौत के बाद इस हॉस्टल और कॉलेज का संचालन दिव्या के हाथ में था। वो इस कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी की मुखिया थी। हॉस्टल का चक्कर लगाने के बाद शाम को हर्ष अपने कमरे लौट आया। मुस्कान उसका मनपसंद खाना तैयार कर कब से उसका इंतजार कर रही थी। हर्ष खाने को देखकर बहुत खुश हुआ और दोनों ने साथ मिलकर खाना खत्म किया। खाना खत्म होते ही हर्ष ने मुस्कान को बाहों में भर लिया और उसे उठाकर बेड पर लेटा दिया और खुद भी उसे बाहों में समेटकर लेट गया। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे में खो गए। हर्ष मुस्कान के ऊपर आ गया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। कुछ ही पल में दोनों के वस्त्र उनके शरीर से अलग हो गए और दो जिस्म एक दूसरे में समा जाने को आतुल हो उठे। खिड़की से झांकता हुआ चांद उन दोनों प्रेमी की मौज मस्ती का गवाह बनने लगा। आज बहुत दिनों के बाद दोनों को ऐसा फुर्सत का पल मिला था, तो वो इस पल का भरपूर आनंद लेने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। हर्ष आज अलग ही जोश में था और मुस्कान की अदा उसके जोश को और परवान चढ़ा रही थी। रात अपने चरम पर थी और चारों तरफ काला अंधेरा छाया हुआ था। एक बंजारन परिवार जिसमें एक 16 साल की लड़की, एक औरत और एक हट्टा कट्टा आदमी बाजार की तरफ से होते हुए हॉस्टल को जाने वाले रास्ते पर बढ़े चले जा रहे थे। आदमी बोला, छबीली की माँ, अच्छा हुआ पड़ोस के गांव के मेले से खेल दिखाकर हम इसी समय निकल आए, वरना कल सुबह होते ही दूसरे गांव पहुंचना मुश्किल हो जाता। तीनों आपस में बात करते हुए जंगल के बीच बनी सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि तभी एक साथ कई कुत्तों के रोने की आवाज गूंज उठी। आवाज इतनी भयानक थी कि एक बार उन बंजारनों के कान ही सुन पड़ गई। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने महसूस किया कि पास की झाड़ियों में कुछ हरकत है, जैसे कोई झाड़ियों में छुपकर उनके पीछे चल रहा हो। उन्हें लगा कि कोई चोर या लुटेरा होगा, इसलिए आदमी ने अपनी लाठी सीधी की और सावधान होकर चलने लगा। थोड़ी देर में एक तेज हवा का भवंडर जंगल के बीच में उठा और सड़क पर आ गया। देखते ही देखते उस भवंडर ने इन तीनों बंजारनों को घेर लिया और तीनों हवा में लहराने लगे। पूरे जंगल की शांति इन तीनों की चीखों से भंग हो गई। कुछ ही देर में जब भवंडर शांत हुआ तो उन्होंने अपने आप को जंगल के बीच के भाग में पाया। तीनों इधर उधर देख ही रहे थे कि छबीली को अपने पीछे से कैंची के चलने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक कैंची तेजी से उसकी ओर
हवा में उड़ती हुई आ रही थी। उस कैंची को देख तीनों उल्टी दिशा में भागने लगे और मदद के लिए चिल्लाने लगे। भागते भागते तीनों सामने से दौड़ते हुए आ रहे इंस्पेक्टर हर्ष से टकराए। हर्ष ने अपने रूम से इनकी आवाज सुन ली थी और वो मदद के लिए भागते हुए चला आया था। हर्ष के पूछने पर छबीली ने सामने से उड़ती हुई आती कैंची की तरफ इशारा किया, जिसे देख एक बार हर्ष भी हैरान रह गया। हर्ष ने खुद को सावधान करते हुए तीनों को अपने पीछे किया और कैंची की तरफ कई गोलियां दाग दी। गोलियां चलने से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस वो कैंची आगे न बढ़कर हवा में ही रुक गई। कुछ ही पलों में हर्ष को ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला पकड़कर हवा में उठा रहा हो। वो धीरे धीरे जमीन के ऊपर उठते जा रहा था। अचानक से उसे धक्का महसूस हुआ और वो जोर से जमीन पर आ गिरा। हर्ष कमर के बल गिरा था और उठने में लाचार हो गया था। उसने ऊपर देखा तो वो कैंची तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। ऐसा लगा कि कुछ ही पल में वो कैंची हर्ष के पेट के आर पार हो जाएगी। कैंची को अपनी तरफ आते देख हर्ष ने घबराकर आंख बंद कर ली। उसे लगा उसका अंत निकट आ गया है। कुछ पल के बाद अपने पेट पर कुछ भी न महसूस करने पर हर्ष ने आंख खोली तो हैरान रह गया। कैंची उसके पेट के बिल्कुल नजदीक थी, पर दो हाथों ने उसे हर्ष पर वार करने से पहले ही रोक लिया था। ये हाथ थे मुस्कान के, जो मजबूती से कैंची को पकड़कर उसे हर्ष के जिस्म के पार जाने से रोक लिया था। मुस्कान ने हाथों से जोर का झटका दिया और कैंची दूर जाकर गिरी और फिर हवा में उड़ती हुई जंगल में गायब हो गई। बंजारन ने दोनों का उनके जीवन की रक्षा करने के लिए धन्यवाद किया और आगे बढ़ गई। मुस्कान ने हर्ष को सहारा दिया और दोनों अपने कमरे में पहुंचे। हर्ष को काफी गंभीर चोट आई थी। कुछ देर आराम करने के बाद हर्ष से रहा नहीं गया और वो मुस्कान से अपने मन में उठे प्रश्न को पूछ बैठा। मुस्कान, तुम सही वक्त पर वहां कैसे पहुंच गई और जिस ताकतवर शक्ति का मुकाबला मैं नहीं कर पा रहा था उसे तुमने कैसे रोका और वहां से भगा दिया? ये सुनकर मुस्कान बोल पड़ी, जंगल से आती हुई खतरनाक आवाज को मैंने भी सुना था। जब तुम उनकी मदद के लिए गए तो पीछे से मैं भी आ गई। तुम पर हो रही उस कैंची के वार को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने दौड़कर वो कैंची पकड़ ली ताकि वो तुम्हारे शरीर को नुकसान ना पहुंचा सके। ये तो मुझे भी नहीं पता कि उस ताकतवर शैतान को मैंने कैसे रोक लिया। पता नहीं, जैसे अचानक मुझ में कोई अदृश्य शक्ति आई और उस शैतान की शक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकी और झटका देते ही कैंची दूर जा गिरी। कुछ भी हो, तुम सही सलामत हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। बोलते हुए मुस्कान ने अपना हाथ हर्ष के गालों पर रख दिया। हर्ष का ध्यान मुस्कान के हाथों में पहने हुए बड़े कंगन पर गया। उन सोने के कंगन पर लाल रंग की परत थी और बीच में ओम डिजाइन रूप में कई जगह अंकित थे। पूछने पर मुस्कान ने बताया, ये कंगन मेरे दोस्त दिव्या ने भिजवाए थे। दिव्या लंदन में रहती है और इसी गांव की है। जब मैंने दिव्या को फोन कर बताया था कि तुम्हारी पोस्टिंग उसके गांव में हुई है, तब वो बहुत खुश हुई। उसकी आंटी, जो कि हमारे पुराने मकान में कुछ दूरी पर रहती है, उन्होंने आकर ये कंगन मुझे दिए थे। हमारी शादी में वो नहीं आ पाई थी, इसलिए ये उपहार उसने भेंट किया था। ये सुन हर्ष बोला, उसने बिना वजह ये उपहार नहीं दिया। दिव्या जरूर ही यहाँ हो रही घटनाओं के बारे में जानती है, इसलिए ये चमत्कारी कंगन तुम्हारे साथ यहाँ भिजवाए, जिसकी वजह से मेरी जान बची। ये सुनकर मुस्कान ने मन ही मन दिव्या का शुक्रिया अदा किया और सोने चली गई। हर्ष को पक्का यकीन था कि इस हॉस्टल और शैतान की गुत्थी दिव्या से बात करके ही सुलझ सकती है, क्योंकि दिव्या ही होटल की कर्ता धर्ता थी और ऊपर से ये कंगन वाली बात भी उस पर शक करने की वजह दे रही थी। सुबह होते ही मुस्कान की नींद खुल चुकी थी। उसने किचन में जाकर 2 कप चाय बनाई और फिर हर्ष को भी जगा दिया। दोनों मिलकर चाय का आनंद लेने लगे। हर्ष बोल पड़ा, आज पास के गांव में जाकर पूछताछ करता हूँ, हो सके गांव वालों को उस शैतान के बारे में कुछ खास जानकारी जरूर होगी। ये सुनकर मुस्कान बोल पड़ी, ठीक है, पर पहले हम दोनों साथ में गांव के पुराने शिव मंदिर चलेंगे। कल ही हमारे ऊपर से इतनी बड़ी मुसीबत गुजरी है,
तो भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर मैं भी तुम्हारे साथ गांव आऊंगी। इसी बहाने मेरा भी गांव घूमना हो जाएगा। ये सुन हर्ष मुस्कान को साथ ले जाने को राजी हो गया और दोनों ने मंदिर जाने की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ गांव में भी रात में हुई वाक़ये के बारे में खबर फैल चुकी थी। किसी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि 5 लोगों ने उस शैतान का सामना हुआ, लेकिन सभी सुरक्षित बच गए। आज से पहले जिसने भी उस शैतान का कहर झेला था, वो इस दुनिया में नहीं बच सका। गांव के लोगों को हर्ष और मुस्कान से मिलने की चाहत होने लगी। खासकर वो लोग मुस्कान से मिलना चाह रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मुस्कान के अंदर ही कोई दिव्य शक्ति है, जिस कारण शैतान उसे कुछ नहीं कर सका और भाग खड़ा हुआ। हर्ष और मुस्कान नहा धोकर मंदिर पहुंचे और बाबा भोलेनाथ के दर्शन लिए। मुस्कान को हर्ष की सलामती की चिंता थी, इसलिए उसने पुजारी जी से कलावा अभिमंत्रित करवाकर हर्ष के कलाई पर बांध दिया। मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित था और आसपास का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रहा था। दोनों इस नज़ारे को देखने लगे। दोनों नज़ारे का लुत्फ उठा ही रहे थे कि हर्ष के कानों में ड्रिलिंग होने की आवाज़ सुनाई पड़ी। ये आवाज़ सामने वाली पहाड़ी से आ रही थी। मंदिर के पुजारी से पूछने पर पता चला कि वहाँ सोने की खदान है। ये सुनकर हर्ष हैरान हो गया, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में तो यहाँ इस तरह की कोई खदान दर्ज ही नहीं थी। हर्ष को अब मामला समझ में आने लगा था। हो न हो इसी खदान की वजह से इंस्पेक्टर रोहन पर दबाव डालकर इस जगह से हटाया गया, क्योंकि हो सकता है वो इस खदान और यहाँ होने वाली मौतों के राज के करीब पहुँच रहा हो। जरूर इस खदान का उस मौतों से संबंध है। इस बात का हर्ष को पक्का यकीन था, मगर हर्ष अभी सीधे तौर पर कोई भी कार्रवाई से बचना चाहता था, वरना उसे भी रोहन की तरह हटा दिया जाता। हर्ष को शक हुआ कि किशोरी लाल इन सब में शामिल है, क्योंकि एक तो वो गांव का मुखिया है, ऊपर से रोहन को हटाने में भी उसका हाथ था। हर्ष और मुस्कान मंदिर में दर्शन के बाद गांव पहुंचे तो गांव के लोगों ने उनका खूब स्वागत किया। वो दोनों जहां भी जाते लोग घर से बाहर जमा हो जाते और उन्हें देखने लगते। कई लोग आकर मुस्कान को माला पहनाने लगे और उसके पैर छूने लगे। वो लोग उससे इस तरह बर्ताव कर रहे थे जैसे वो कोई देवी हो। हर्ष ने मौका देखकर कुछ लोगों से शैतान के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, पर बात निकलते ही वो लोग चुप हो जाते और कोई कुछ बताने को तैयार ना होता। हर्ष ने जब देखा कि गांव के लोग मुस्कान को देवी समझ रहे हैं, तो उसे एक तरीका सूझा। उसने शैतान और उस सोने की खदान के बारे में ज्यादा जानने के लिए मुस्कान की मदद लेने की सोची और मन ही मन अपना प्लान बनाने लगा। कुछ देर बाद हर्ष ने मुस्कान को एक तरफ बुलाया और उसे सारी बात समझाई। उसने मुस्कान से कहा कि वो ऐसा बर्ताव करे कि जैसे सच में देवी का शक्तियाँ हैं, ताकि गांव वाले उससे ज्यादा घुल मिल जाएं। जब उनका विश्वास हासिल हो जाए तो बहाने से उस खदान और उस कैंची वाले शैतान का राज जानने की कोशिश मुस्कान को करनी थी। मुस्कान हर्ष का साथ देने को राजी हो गई और गांव के लोगों को मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगी। जैसे कैसे देवी ने मुस्कान को सपने में दर्शन दिए थे और कैसे कैसे चमत्कार उसने किया है और कैसे उसने बहुतों की जान बचाई है। गांव के भोले भाले लोग उसकी बातों को सच मानकर उससे अपनी निजी समस्या सुनाने लगे और समाधान बताने की गुजारिश करने लगे। मुस्कान ने कुछ सवालों के बनावटी जवाब दिए और फिर मौका देखकर गांव वालों से कैंची वाले शैतान और खदान के बारे में पूछ ही लिया। गांव की औरतों पर मुस्कान का ऐसा असर छाया कि उन्होंने उस शैतान के बारे में बता ही दिया। एक बूढ़ी अम्मा बोल पड़ी, ये शैतान ना जाने कितनी लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है बेटी। हमें तो लगता है ये जो खदान है यही इस गांव के लिए मनुष्यत साबित हुई है। गांव में खदान मिलने के कुछ साल बाद ही गांव में शैतान का भी आगमन हुआ था। सोना चांदी सबको सुहाता भी नहीं है। जब गांव में कुछ नहीं था तब सब बहुत खुश रहा करते थे। अब पहले ये खदान मिली, फिर ये कॉलेज खुला और फिर ये खूनी शैतान अपनी हवस बुझाने यहाँ चला आया। हम सब इतना ही जानते हैं बेटी, पर अब तू आ गई है तो अपनी शक्तियों से तू उसे भगा देना। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत
शांत हो गई। बूढ़ी औरत से हर्ष को ये पता चला था कि यहाँ सिर्फ हॉस्टल में ही मौत नहीं हुई है, बल्कि गांव में भी लड़कियां उस शैतान की हैवानियत का शिकार हो चुकी हैं। हर्ष को अब उस खदान के बारे में और जानकारी जुटानी थी, जिससे वो इन मौतों का और उस शैतान के राज का पर्दाफाश कर सकता था। तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। पार्ट 3 बहुत जल्दी आएगा। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।